मैं प्रोफेसर वीना कालरा इस समय सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूँ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। इससे पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर थी और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी मेरी स्पेशलिटी है। आज मैं आपसे बात करूंगी बच्चों की मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, उसके बारे में। बच्चों में दौरे बड़ों से के अलावा ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और जन्मते बच्चे को और भी ज्यादा दौरे पाए जाते हैं। लेकिन ये सब दौरे मिर्गी नहीं होते। कुछ दौरे होते हैं जो कि ब्लड में शुगर की कमी होने से, बुखार होने से या डायरिया होने से या कोई इन्फेक्शन होने से आते हैं। ये साधारण दौरे होते हैं। जब ये साधारण दौरे बार बार आते हैं बिना किसी कारण के, जैसे बुखार, इन्फेक्शन, डायरिया, किसी भी और प्रकार की कमी से, कैल्शियम की कमी से, तब ये बार बार दौरे आने वाली बीमारी को हम मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं। बुखार वाले दौरे बच्चों में कॉमन होते हैं और तकरीबन 5% बच्चों में ये दौरे देखे जाते हैं। ये दौरे अक्सर 5 साल की उम्र तक होते हैं, 6 से 5 साल में ज्यादा अधिकतम। इसके बाद जैसे ब्रेन मैच्योर होता है तो ये दौरे अपने आप कम हो जाते हैं। ये दौरे बुखार के साथ आते हैं। इन्हें हम फेब्राइल सीजर्स या फेब्राइल कन्वल्शंस कहते हैं। ये मिर्गी नहीं होते। ये दौरे ज्यादातर ब्रेन को डैमेज नहीं करते, ब्रेन में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और इनमें सिर्फ बुखार का इलाज करना होता है और कुछ दवाई होती है जिसे हम क्लोबाज़ैम कहते हैं, वो 3 दिन के लिए देनी होती है ताकि बुखार के दौरान दौरा ना पड़े। इसमें से तकरीबन 2 से 3% बच्चों को बड़े होके मिर्गी बनने की संभावना होती है। जब ऐसे बच्चे को एक भी दौरा पड़े जो बिना बुखार के है तो डॉक्टर के पास जाना अवश्य जरूरी है ताकि देखा जाए कि ये मिर्गी बन तो नहीं चुकी। बहुत से बच्चों को मिर्गी की दवाइयां फेब्राइल कन्वल्शंस के लिए ही दी जाती हैं, जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती हैं और नहीं दी जानी चाहिए। इनको लगातार एंटी कन्वल्सेंट दवाइयां की जरूरत नहीं होती। ये तो है फेब्राइल कन्वल्शंस। इसके अलावा है दूसरे कन्वल्शंस जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, जो बार बार होते हैं। एपिलेप्सी तकरीबन 3000 में से बच्चों को 3/1000 बच्चों के अंदर पाई जाती है। ये एपिलेप्सी बहुत हल्की मात्रा में होती है कुछ बच्चों में, जिसे हम बिनाइन एपिलेप्सी कहते हैं, और कुछ भी बहुत तेज होती है जिसे हम सीवियर एपिलेप्सी कहते हैं। जिन बच्चों को जन्म पे चोट पहुंचती है, जैसे कि सांस अच्छे से नहीं लिया, ब्लड शुगर कम हो गई, इन्फेक्शन हो गई, जॉन्डिस हो गया, इन बच्चों को पहले साल के अंदर एपिलेप्सी बनने की चांसेस ज्यादा होते हैं और इनमें सीवियर प्रकार की एपिलेप्सी होती है। अब आया सवाल कि एपिलेप्सी क्या होती है, माँ बाप कैसे पहचाने। अगर आपके बच्चे को दौरे पड़ते हैं और आप पूछेंगे दौरा क्या चीज है, दौरा है वो चीज जिसमें कि बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है वो करने से रुक जाता है, वेकेंट देखने लगता है, उसके हाथ पांव चलते हैं, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, थम जाती हैं, दूध पीते हुए वो रुक जाता है, उसकी शरीर अकड़ जाता है या मूवमेंट करने लगता है या वो बेहोश हो जाता है। इन सब लक्षणों से आप इसे मिर्गी की पहचान समझें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। ये अन्य प्रकार से भी हो सकती है कि सिर्फ एक तेज झटका आए। ये झटका सुबह उठने में आ सकता है, रात को सोने से पहले आ सकता है। ये सब हमें मिर्गी के लक्षण समझ के इनकी जांच करवानी चाहिए और इनका एग्जैक्ट डायग्नोसिस करवाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी सारी स्टोरी सुनता है, कहानी सुनता है कि किस प्रकार आपके बच्चे में है। उसके बाद वो देखता है कि कोई बच्चे में बनावट की खराबी, दिमाग छोटा या नॉर्मल नहीं बना हुआ, या शरीर में कोई और लक्षण जैसे कि जन्म के निशान, ये चीजों से दौरे होने का हमें लक्षण मिलते हैं।
इसके अलावा देखने के बाद, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद, फिर इनके अंदर कुछ टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि पहचाना जाता है कि ये दौरा था या अन्य प्रकार की मूवमेंट थी, जिसे हम नॉन कन्वल्सिव मूवमेंट कहते हैं। इसकी एक सही रूप में जो जांच होती है उसे हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या EEG कहते हैं। ये हमारे ब्रेन के अंदर से जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस हैं उनको रिकॉर्ड करती है और कुछ आइडिया हमें देती है कि ये मिर्गी है या नहीं। इसके अलावा अन्यथा अगर हम समझते हैं कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो बाकी इमेजिंग होती है, जिसे CT स्कैन, MRI कहते हैं। और कुछ बच्चों में अगर हम समझते हैं कि इनको जन्म से अंदर से कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट है तो इनकी और टेस्टिंग होती है। तो ये तो हुआ जो टेस्ट एक डॉक्टर ज्यादातर कराते हैं। उसके बाद सवाल आता है कि इनको दवाई देने का। जब दवाई दी जाती है तो कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम दवाई दें, दवाई को आस्था शुरू करें और उतनी ही दें जिससे कि दौरे रुक जाए। शुरू में कोशिश हमेशा एक दवाई से होती है। ये तो डॉक्टर का कर्तव्य हुआ। माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप को ये देखना चाहिए कि वो दवाई हमें बिना नागा से बच्चे को दें। दवाई नागा होने से एपिलेप्सी दोबारा वापस आने की संभावना हमेशा रहती है। तो माँ बाप को दवाई बराबर देनी चाहिए। उनको कुछ इसके अंदर डूज हैं एंड डोंट्स हैं जो माँ बाप को समझने चाहिए। दवाई लगातार देनी, अगर बुखार या कोई अन्य बीमारी है उसका इलाज फौरन करना ताकि दौरा ना प्रेसिपिटेट हो। अगर आप बाई चांस भूल गए हैं दवाई को तो आपको जिस समय याद आए उसी समय वो डोज दे देनी चाहिए और अगले समय की डोज भी, विच मीन्स एक तरह से पूरे दिन की डोज आप उस दिन पूरी कर दें। दवाई का नागा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर बुखार आ गया तेज तो कुछ दवाइयां आपके डॉक्टर बता सकेंगे कि एक्स्ट्रा दी जाए ताकि बुखार के अंदर दौरा ना पड़े। 70-80% बच्चों को एक दवाई से राहत मिलती है अगर दवाई लगातार चलती जाए और उसमें नागा ना हो, which means epilepsy can be controlled in about 70% of children with 1 or maybe 2 drugs बड़े आराम से। इसके अंदर लगातार दवाई का होना बहुत जरूरी है। दवाई की मात्रा सही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 1 चम्मच दवाई दे रहे हैं, किसी दिन बड़े चम्मच से नाप रहे हैं, किसी दिन छोटे चम्मच से नाप रहे हैं। इसकी मेजरमेंट, इसका टाइमिंग, इसका देना बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों की प्रिकॉशन के लिए और ताकि उन्हें कोई दौरा ऐसे मौके पे ना पड़ जाए जहां की इनकी लाइफ में खतरा हो, उसके प्रिकॉशंस हैं। जैसे स्विमिंग, अगर स्विमिंग कर रहे हैं तो उनके साथ या तो कोई पेरेंट होना चाहिए और उनको लाइफ जैकेट अपनी अच्छे से पहननी चाहिए, आर्म बैंड्स, एक ट्यूब अराउंड द चेस्ट, ताकि बाय चांस अगर दौरा आए तो बच्चे की जान खतरे में ना हो। इसी प्रकार से रॉक क्लाइंबिंग, और ऐसे बच्चे को अगर एडोलेसेंट हैं, बड़े हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो ये श्योर होना चाहिए कि इनको दौरे रुक गए हैं इनको परमिट करने से पहले। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जिनसे इन दवाइयों का इंटरैक्शन होता है, विच मीन्स इन दवाइयों का असर कम हो सकता है या इनका असर ज्यादा हो सकता है। उसकी जांच बड़े अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि कई दफा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उनको साथ देने से इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो इनको करने चाहिए। डे टू डे लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि लाइट जो है, जो जैसे टेलीविजन की लाइट, सारे वीडियो गेम्स की लाइट, प्ले स्टेशन गेम्स की लाइट, एक फ्लिकरिंग लाइट्स होती हैं जो ब्रेन में जाती हैं। ये भी एपिलेप्सी को ट्रिगर कर सकती हैं। इनको हम फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी कहते हैं। कुछ बच्चों में फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी होती है, तो इनके अंदर हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि बच्चे टेलीविजन मिनिमम पीरियड पे देखें, दूर से देखें, लाइट कमरे में जले और जहां तक हो सके 30-40 मिनट्स से ज्यादा एक समय में टेलीविजन और ब्लैक स्क्रीन गेम्स नहीं खेलनी चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है एपिलेप्सी के लिए।
तीसरा है कि इनकी नींद पूरी होनी चाहिए। कम नींद भी एपिलेप्सी प्रेसिपिटेट करती है। जैसे शादियों में हम जाते हैं, वहां पे डीजेस हैं, वहां पे फ्लिकरिंग लाइट्स हैं, ये चीजें कॉमन साइट्स हैं जिससे एपिलेप्सी ट्रिगर होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया जो आप कॉमन चीजें आप घर के तौर पे पेरेंट्स देख सकते हैं बच्चों की देखभाल के लिए एपिलेप्सी वाले बच्चे की। इसके अलावा कुछ एपिलेप्सीज होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, विच मीन्स आपके जीन्स के द्वारा आपके अंदर आती हैं। इनके अंदर आपको डिटेल टेस्टिंग करवानी चाहिए ताकि ये बीमारी का अच्छे से कंट्रोल हो और अप्रोप्रिएट दवाई दी जाए। आजकल दवाइयां जो पहले आज से 20 साल पहले केवल 4 या 5 दवाइयां थी, आज तकरीबन 20 दवाइयां हैं एपिलेप्सी कंट्रोल के लिए। और हमारे पास ये चांस है कि हम बेस्ट दवाई और मोस्ट अप्रोप्रिएट दवाई को यूज करें आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस बाय अ डॉक्टर जो कि इन चीज की जानकारी जानता है। तो अप्रोप्रिएट दवाई मिलना बहुत जरूरी है, खास तौर पे जेनेटिक एपिलेप्सीज के अंदर। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि 20-30% एपिलेप्सीज हैं जो डिफिकल्ट टू कंट्रोल या रेजिस्टेंट एपिलेप्सीज होती हैं। इनके अंदर मल्टीपल दवाइयां 2, 3, 4 तक दवाइयां दी जाती हैं और देखा जाता है कि किससे कंट्रोल आया। इसके अलावा कुछ दवाइयों के अलावा कुछ और भी प्रकार के चीजें होती हैं जो यूज होती हैं। कुछ वाइटामिन होती हैं, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ डाइट होती है जिसे हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं, जिसके अंदर बॉडी में कीटोन्स डेवलप होते हैं और जिससे दौरे की मात्रा कम होती है। जो रेजिस्टेंट या एपिलेप्सीज का इलाज आराम से नहीं होता, उनके अंदर ये सब चीज की जरूरत क्या है, इसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ के पास जाके दिखाना चाहिए ताकि अप्रोप्रिएट प्रकार का इलाज आपके बच्चे का हो। नेक्स्ट चीज आती है कि दौरे रुक गए तो हम इलाज कितनी देर दें। दौरे का इलाज दौरा रुकने के साथ ही बंद नहीं होता, इसकी एक मात्रा होती है। कम से कम 1.5 से 2 साल, किसी किसी बच्चे में 3 साल और कुछ एपिलेप्सीज में जिंदगी भर चलता है। तो ये चीज आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके बच्चे की एपिलेप्सी किस प्रकार की है और क्या ड्यूरेशन है इसकी एपिलेप्सी ट्रीटमेंट का, जो वेरी कर सकता है 1.5 साल से 3 साल से पूरी जिंदगी तक। तो ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है अपने बच्चे के लिए। इसके बाद ये है कि आपको हमेशा ये चिंता रहेगी कि क्या ये दवाइयां मेरे बच्चे की ब्रेन को या उसकी पढ़ाई को या उसके लाइफस्टाइल को खराब तो नहीं कर रही। ये मैं शुरू में ये कहूंगी कि कोई भी दवाई बिना साइड इफेक्ट के, बिना रिस्क के नहीं है। लेकिन हमें उसका जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि क्या दवाई में क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे में और कौन सी बेस्ट रहेगी जिससे कि साइड इफेक्ट्स ना आए। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी हमें जाननी चाहिए। कॉमन साइड इफेक्ट्स जो इनमें महसूस करते हैं पेशेंट्स की, शुरू में नींद ज्यादा आती है, कुछ हो सकता है बच्चे में चिड़चिड़ापन आए, हो सकता है कि बच्चे की एपेटाइट बदल जाए। कुछ दवाइयां भूख बढ़ा देती हैं, कुछ दवाइयां भूख कम कर देती हैं, कुछ दवाइयों का लिवर पे थोड़ा सा इफेक्ट होता है। तो ये बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं जो मॉनिटर करने पड़ते हैं जैसे दवाई दी जाए बच्चे के लिए। तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स सा इलाज है जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना चाहिए एवरी फ्यू मंथ्स, ताकि ये साइड इफेक्ट्स बच्चे को इम्पैक्ट ना करें। बच्चे की पढ़ाई में क्या एपिलेप्सी असर कर सकती है? दौरे जब बहुत ज्यादा आए, बहुत तेज आए या ब्रेन के अंदर की बीमारी ऐसी हो जिससे कि बच्चे की पढ़ाई में असर हो, तो इन सिचुएशंस में बच्चे की पढ़ाई और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे असर हो सकता है और बहुत दौरों का असर होता है। इनको पहचानना और अलग प्रकार से इलाज करना जरूरी है ऐसे बच्चों के लिए, और ये एक विशेषज्ञ आपके लिए कर सकेंगे। इसके बाद
अपने बच्चे को पूरी जिंदगी फुल लाइफ जीने के लिए आपको इनकरेज करना चाहिए, बता के कि एपिलेप्सी एक इलाज लायक बीमारी है मोस्ट सिचुएशंस में, और मोस्ट बच्चे फुल एंड कंप्लीट जिंदगी जी सकते हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े एथलीट, साइंटिस्ट, विशेषज्ञ हुए जिनको ये बीमारियां थी, जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी नॉर्मल लीड की और बहुत कुछ अचीव किया। लास्ट चीज मैं ये कहूंगी कि दौरा जब आता है ये आपको बता के नहीं आता, किसी समय भी आ सकता है। तो माँ बाप को अपने घर के अंदर सब चीज तैयारी रखनी चाहिए कि अगर दौरा किसी ऑड समय पे किसी वक्त आ जाए तो आपको दौरा रोकने के लिए क्या करना है। इसके अंदर जरूरी है कि बच्चे को एक सेफ पोजीशन में लिटाएं, राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर, आधे करवट पे लिटा के फेस नीचे कर दें, ताकि जो मुंह में झाग, पानी, जो भी कुछ इकट्ठा होता है वो बाहर निकल आए और फेफड़े में ना जाए। मुंह के अंदर कपड़ा डालना, मुंह के अंदर चम्मच डालना, जूती सुंघाना, पानी के छिट्टे देना, ये सब चीजें पुराने जमाने में यूज होती थी, लेकिन इनका साइंटिफिक तौर पे यूज करना जायज नहीं है और ये कुछ करना नहीं चाहिए। दौरा अपने आप शुरू होता है, अपने आप रुकेगा। इस सेफ पोजीशन में लिटा के उसके कपड़े गर्दन के आसपास खोल देने चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से सांस ले सके। कुछ दवाइयां हैं जो इमीडिएटली आप घर में यूज कर सकते हो। इसमें कुछ है नेजल स्प्रे जो आप यूज कर सकते हो, नाक में स्प्रे करो ताकि दौरा जल्दी रुक जाए। कुछ गोलियां हैं जो मुंह के अंदर डाल सकते हो, गाल और जीभ के बीच में डाल के आप उनको ऊपर से मान दो ताकि उससे दौरा जल्दी रुक जाए। कुछ ये दवाइयां लैट्रिन के रास्ते से भी ट्यूब डाल के डाली जा सकती है। सो ये अन्य रूट है मुंह के अंदर, नोज के अंदर, रेक्टल रूट, जिससे कि आप दौरा घर के अंदर जल्दी से जल्दी रोक सकते हो। और हॉस्पिटल जाने से पहले भी ये चीज आपको घर के अंदर शुरू कर देनी चाहिए ताकि हॉस्पिटल पहुंचने तक ये दौरे की मात्रा लंबी ना हो जाए। इससे हमारे ब्रेन का डैमेज बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये करना हर मिर्गी वाले फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। मिर्गी एक लक्षण है, मिर्गी एक बीमारी नहीं, बीमारी को आइडेंटिफाई करना चाहिए। विच मीन्स मिर्गी का कारण क्या है वो देखना हरगिज जरूरी है, क्योंकि इलाज बीमारी का उतना ही जरूरी है जितना दौरे को कंट्रोल करना जरूरी है। और इस चीज के लिए आपको एक विशेषज्ञ से हरगिज संपर्क करना चाहिए। आपको अपने बच्चे के साथ हौसले से इस बीमारी का सामना करना चाहिए। बीमारी कंट्रोल हो जाती है, समय के साथ इम्प्रूव कर जाती है, बहुत हद तक जड़ से भी चली जाती है। लेकिन इसका डर एक दफा दौरा होने के बाद माँ बाप के दिल में हमेशा बना रहता है, और जरा सा भी बच्चा हिले नींद में या वैसे तो आप यही सोचते हो कि शायद दौरा दोबारा आया। तो इसलिए इस सब चीज की जानकारी आपको अपने डॉक्टर से लेनी चाहिए और अपने बच्चे का होलसम पूरी तरह इलाज करना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस भी रखिए और बच्चे को भी कॉन्फिडेंस दीजिए ताकि वो पूरी जिंदगी ठीक से जी सके।